आज हम इस लेक्चर में सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में देखेंगे और हम पढ़ेंगे कि आरएस लैच यूजिंग नैंड और नॉर गेट कैसे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ रखा है। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट होता है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट का वो सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो प्रेजेंट में इनपुट है उस पर ही डिपेंड करता है आपका जो आउटपुट है। ठीक है, वेरियस तरह की कॉम्बिनेशन सर्किट हमने पढ़ी थी, जैसे कि एडर था तो एडर का आउटपुट डिपेंड करता था कि उसके इनपुट क्या है, ए बी इनपुट क्या है अगर हाफ एडर है। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्टर है, सब्ट्रैक्टर का आउटपुट जो आपका डिफरेंस और बोरो निकलता था वो भी डिपेंड करता था क्या इनपुट है। इस तरह से डिकोडर इनकोडर हमने पढ़ा था, मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था। मल्टीप्लेक्सर पे मैनी टू वन कन्वर्टर रहता था, मैनी इनपुट रहता था और सिंगल आउटपुट रहता था। तो जो भी इनपुट यहाँ पे था वो आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता था अकॉर्डिंग टू द सेलेक्ट लाइंस। तो ये सब सर्किट आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल क्यों है? क्योंकि इसमें आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट पे। ठीक है, इसमें पास्ट इनपुट या मेमोरी से रिलेटेड कोई ऐसा इसमें प्रोविजन नहीं है। ठीक है, वेयर सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पे एक मेमोरी आ जाती है। ठीक है, इसमें आउटपुट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, ये जो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा और प्रीवियस आउटपुट, ठीक है, जो पहले जो आपका आउटपुट आ चुका है उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे सम फॉर्म ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो प्रीवियस आउटपुट को क्या बोला जाता है? प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट जो होता है उसको हम प्रेजेंट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो मेन बात आप इसमें ध्यान रखिए, इसमें प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड करता है सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट। ठीक है, जैसे सीक्वेंशियल सर्किट आपकी ये कोई है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे इनपुट आपका आ रहा है और यहाँ पे आपका आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो आउटपुट जो है इनपुट पे तो डिपेंड करेगा, बट ये जो प्रीवियस जो आपका इनपुट है उस पर भी डिपेंड करेगा, प्रीवियस इनपुट पे। ठीक है, तो प्रीवियस इनपुट को किसी तरीके से जो पुराना आउटपुट है सम फॉर्म ऑफ मेमोरी होगी, उससे आप यहाँ पे डिपेंड करोगे। तो फिर जो नेक्स्ट आउटपुट आपका आएगा वो इनपुट और प्रीवियस इनपुट के पे डिपेंड करके आएगा, उसका फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मेजर, ये आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हो किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट का। ये सीक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट और सब मेमोरी एलिमेंट्स दोनों मिक्स रहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का सिर्फ जो इनपुट होता है आउटपुट पे डिपेंड करता है। इनपुट जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, तो ये आपका प्रेजेंट इनपुट हो गया। लेकिन टोटल ये जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें क्या है कि जो आपको प्रीवियस आउटपुट है वो एक मेमोरी में स्टोर होकर फिर से यहाँ पे कॉम्बिनेशन सर्किट के इनपुट पे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें तो एक तो प्रेजेंट इनपुट है और एक ही जो प्रीवियस आउटपुट है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का। सीक्वेंशियल सर्किट में सम फॉर्म ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और तो सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ने से पहले हमें ये मेमोरी कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें ये सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेमोरी दो तरीके से डिज़ाइन होती है, मतलब दो फॉर्म में रहती है, फ्लिप फ्लॉप या लैचेस। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप और लैचेस ही मेमोरी है। ये आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट में के फीडबैक पाथ में लग जाती है। तो ओवरऑल ये जो सर्किट आपकी, ये पूरी जो ओवरऑल सर्किट है ये आपकी सीक्वेंशियल सर्किट हो गई है। ठीक है, ये पूरी ओवरऑल सर्किट जो आपका सीक्वेंशियल सर्किट है, ये सीक्वेंशियल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट भी रहती है और एक मेमोरी एलिमेंट जो फीडबैक में रहता है, और टोटल यहाँ पे आपकी सर्किट जो है पूरा वो सीक्वेंशियल सर्किट है। मेमोरी एलिमेंट क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप या लैच होते हैं। तो इस लेक्चर में हम बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम लैच को समझ लेते हैं कि लैच क्या होता है। सबसे पहले तो आप समझ लो, लैच इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, लैच इज़ अ स्टोरेज डिवाइस दैट होल्ड्स द डेटा यूजिंग फीडबैक। ठीक है, अभी आप बस ये समझ लो, लैच एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, 1 बिट स्टोर कर सकता है, ये आपका 1 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। 1 बिट डेटा स्टोरेज, एक लैच में 1 बिट डेटा का स्टोरेज हो सकता है। ठीक है, और ये फीडबैक के थ्रू स्टोर करता है, वो हम अभी समझते हैं कैसे करता है। लैच के हैव लो एंड हाई टू स्टेबल स्टेट। ठीक है, कोई भी लैच ऐसे, मान लीजिए ये आपका ये लैच है। ठीक है, तो उसके आपके जो आउटपुट होंगे इस तरीके से दो आउटपुट होंगे, एक क्यू होगा एक क्यू बार होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यू आपका 1 है तो क्यू बार क्या होगा? 0 होगा। ये अगर 0 है तो ये 1 होगा। ठीक है,
तो ये दो जो 1 और 0 है इसकी स्टेबल स्टेट है, मतलब 1 पे है तो आपका आउटपुट 1 पे ही रहेगा, स्टोर्ड रहेगा, और 0 पे है तो आपका आउटपुट 0 ही स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, तो टू स्टेबल स्टेट है इसकी, टू स्टेबल स्टेट है, या 1 पे है तो 1 पे ही रहेगा, 0 पे है तो 0 पे ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये टू स्टेबल स्टेट इसको होता है, इसलिए बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इसको बोला जाता है। इसलिए बाई स्टेबल क्यों बोला जाता है, ये बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो इसमें टू स्टेट है, 1 और 0 दोनों स्टेट स्टेबल है। 1 पे भी वो स्टेबल रह सकता है, स्टेबल का मतलब आप 1 पे अगर डेटा है तो 1 पे ही रिमेन रहेगा अनटिल अनलेस आप चेंज करते हो। अगर 0 है तो 0 पे ही चेंज हो जाएगा, 0 पे ही वो रहेगा। अगर अन्यथा आप अगर उसको चेंज नहीं कर रहे हो तो जो भी डेटा ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है वो पड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो लैचेस आर बेसिक स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट विद सिग्नल लेवल्स। ठीक है, वो जो सिग्नल लेवल्स, अगर आप सिग्नल उसका इनपुट यहाँ पे चेंज कर रहे हो तब यहाँ पे ये 1 का 0, 0 का 1 होगा। ठीक है, अगर आप इनपुट कांस्टेंट है तो आपका आउटपुट जो है वो कॉन्स्टेंटली 1 या 0 पे बना रहेगा, क्योंकि ये बाई स्टेबल है, दोनों स्टेट इसकी स्टेबल रहती है। ठीक है, लैचेज आर कंट्रोल्ड बाई लैचेज दैट आर कंट्रोल्ड बाई क्लॉक ट्रांजिशन आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप और लैच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लैचेज में आपके क्लॉक नहीं होते, जब भी सिग्नल आपका इनपुट सिग्नल चेंज हो जाएगा तभी आपका आउटपुट यहाँ पे चेंज मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये तो आपका लैच हो गया। बट इसमें क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि क्लॉक लगी रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक लगी रहेगी, तो जब भी क्लॉक चेंज होगा उस क्लॉक के समय अगर आपका इनपुट चेंज होगा तभी आपका आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, अगर क्लॉक आ रही है, क्लॉक किस तरीके से सिग्नल होता है, तो अगर मान लीजिए आपका लेवल ट्रिगर्ड है तो ये जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन में अगर इनपुट चेंज होगा तभी आपका आउटपुट चेंज होगा। अदरवाइज इस पोर्शन में, इधर के पोर्शन के समय अगर आपका इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला था क्लॉक के वर्क करता है। ठीक है, तो इससे इसका सिंक्रोनाइजेशन करने में ईजी हो जाता है। जब भी क्लॉक आएगा उसी समय उसका इनपुट या आउटपुट, जो आउटपुट है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट। तो ये लैच है, हम इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे बेसिक लैच के बारे में देखिए कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। ये एक जनरल सा डायग्राम है, हम नॉट गेट के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका ये एक नॉट गेट लगा दिया है, फिर आपका ये एक नॉट गेट लगा दिया है। ठीक है, फिर इसको ये फीडबैक में वापस स्टोर कर दिए। ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट गेट से इन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये 1 क्या है, यहाँ से फीडबैक होके यहाँ पे 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो आप अभी देख सकते हो कि ये चीज़ क्या है, 1 आपका स्टोर हो गया है ना इसमें, 1 0 1 यहाँ पे है, ऑलरेडी स्टोर्ड हो चुका है 1 आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये 1 स्टोर्ड होगा क्योंकि 1 है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, आपका यहाँ पे डेटा स्टोर हो चुका है। इसी तरीके से आपका अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 0 होता, ठीक है, यहाँ पे 0 होता तो फिर यहाँ पे क्या होता, 1 होता, फिर यहाँ पे क्या होता, 0 होता, फिर ये 0 यहाँ पे आता तो 0 1 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर 1 है तो 1 ही मेंटेन्ड है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप आउटपुट ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर 1 है तो 1 ही आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर 0 है तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा आप देख रहे हो कि स्टोर हो चुका है अगर हमने दो नॉट गेट को इस लगा दी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे आप इनपुट चेंज करने में प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये क्योंकि सिंगल इनपुट ये नॉट गेट है, ठीक है, तो इसमें आपको इनपुट चेंज में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा गेट लगाया कि जिसमें टू इनपुट गेट है, जैसे कि नॉर गेट है, तो उससे आपको और ज़्यादा फिजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं RS, ये जो RS लैच है ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये RS लैच में पहले आप R का मतलब समझ लीजिए। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रीसेट, और S का मतलब क्या होता है, सेट। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सेट रीसेट लैच। ठीक है, इसमें क्लॉक नहीं है तो ये फ्लिप फ्लॉप नहीं है, ये सिर्फ लैच ही है। और हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आपका जो डेटा है वो स्टोर कर सकता है। यहाँ पे एक दो नॉर गेट लगा हुआ है, ठीक है, ये भी नॉर गेट है और ये भी नॉर गेट है। ठीक है, तो नॉर गेट का हम समझते हैं, हम पहले तो नॉर गेट का टेबल बना लेते हैं। मान लीजिए AB है नॉर गेट का इनपुट में,
यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब आउटपुट क्या आएगा नॉर गेट का, 0 0 रहेगा तो 1 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि और के बाद नॉट लगाता है। 0 1 का 0, 1 0 का 0 और 1 1 का 0, ठीक है। तो अगर कोई एक भी 1 हो जाएगा इनपुट पे, कोई एक भी 1 हो जाएगा तो आउटपुट आपका 0 होगा। बस दोनों 0 जब रहता है इस वाली कंडीशन में आपका आउटपुट यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रख लिया है। अब हम यहाँ पे आते हैं, बाकी समझते हैं इसकी सर्किट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका एक R इनपुट हो गया, एक S इनपुट हो गया, ठीक है? और फिर आपका Q देखना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पे है आपका एक, हर एक लैच में दो आउटपुट होते हैं, एक Q और एक Q बार, ठीक है। तो दोनों एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, ये सिंपल Q है और ये Q बार है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो सपोज मान लीजिए प्रीवियस स्टेट यहाँ पे 1 और 0 है, ठीक है। लेट आपने प्रीवियस स्टेट इसको मान ली है 1 और 0 है, ठीक है। तो ये जो 1 है ये यहाँ से ट्रेवल करके आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आएगा, करेक्ट। फिर ये जो 0 है ये वाला फीडबैक पास है यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने RS में 0 0 इनपुट दे दिया, R और S में आपने इस केस में 0 और 0 इनपुट दे दिया, इसमें भी 0 दे दिया, इसमें भी 0 दे दिया, ठीक है। अब आपने जब 0 0 दिया है तो आप देखो 0 0 जब बोथ इनपुट 0 होता है तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर ये 1 यहाँ पे आ गया, 1 और 0 जो इनपुट होता है तब आपका आउटपुट क्या आता है, Q इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो 1 और 0 है चेंज नहीं हुआ डेटा, करेक्ट। कहाँ चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ ना ये डेटा। 0 0 जब भी आपने कंडीशन लगा दी है तो ये डेटा जो आपका आउटपुट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। 1 और 0 जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जो सेम डेटा है वो वही रहेगा। फिर से यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 और 0 हमेशा इनपुट नॉर गेट का 0 0 मिलेगा, तो आउटपुट हमेशा यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। फिर ये आपका 1 है, इधर 1 और 0 का आउटपुट आपको यहाँ पे Q मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी देखते हैं कि अगर आपका यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेट है वो कोई और है, 1 0 की जगह आपका प्रीवियस स्टेट है 0 और 1, ठीक है। मान लीजिए आपका प्रीवियस स्टेट है यहाँ पे 0 और 1, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये 0 है, ये वाला चीज़ 1 है, ये वहाँ 1 पे जाएगा। जब ये यहाँ पे 1 आएगा तो 1 और 0 पे क्या होता है, नॉर गेट का आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर गेट का आउटपुट 0, तो ये और यहाँ पे क्या है, दोनों 0 और 0 है, ठीक है। दोनों 0 0 का क्या है, दोनों 0 0 होता है तो आउटपुट आपका यहाँ पे 1 मेंटेन्ड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये 0 यहाँ पे चला गया, तो दोनों 0 जो आउटपुट होता है वो यहाँ पे 1 रहता है, और ये 1 और 0 यहाँ पे आपका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा 0, ठीक है। तो 0 0 को क्या बोला जाता है, जो आपका आउटपुट है वो चेंज नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है नो चेंज कंडीशन, नो चेंज। तो 0 0 जब भी R और S पे दिया जाएगा तो आपका आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट केस में देखते हैं। इस केस में मान लीजिए यहाँ पे R को 1 कर दिया जाता है और जो S को है 0 कर दिया जाता है, ठीक है। रीसेट, R मतलब रीसेट है, 1 कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका Q 1 है तो Q बार 0 पहले से प्रीवियस कंडीशन है, ठीक है। तो अब आपको R को 1 कर दिया गया है और S को 0 कर दिया गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये 1 है यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आया। जब ये 1 यहाँ पे आ गया आपका, तो 1 और 0 का क्या आपका आउटपुट आता है, ये 0 आता है, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, तो और 0 और 1 जब आउटपुट रहता है, 1 और 0 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो नॉर गेट का आउटपुट है ये चेंज होके यहाँ पे 1 और 0 आप यहाँ देख रहे हो, 1 और 0 जब रहता है तो आउटपुट यहाँ पे आपका नॉर गेट का 0 आ जाता है, ठीक है। फिर आपका ये जो 0 है थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ से ट्रेवल करके ये 1
हट के यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। जब ज़ीरो ज़ीरो आउटपुट होता है तो फिर नॉर गेट का आउटपुट क्या हो जाता है, ये हट के वन हो जाता है। ठीक है, फिर ये वन यहाँ पे चला जाएगा। अगर वन यहाँ पे गया तो वन और वन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वन और वन आप जानते हो यहाँ पे ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो फाइनली मेंटेन रहेगा। फिर ये ज़ीरो आपका यहाँ से ट्रेवल होके आया ये ज़ीरो, और दोनों ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे मिलेगा आपका, तो क्या आ जाओ आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे वन आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्यू को ज़ीरो हो गया यहाँ पे ना, क्यू ज़ीरो को हो जाए मतलब एक तरह से रीसेट हो गया। रीसेट का मतलब आप जानते हो कि जो आउटपुट होता है वो ज़ीरो हो जाना होता है ना, रीसेट का मतलब ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब r इज इक्वल टू आपका वन कर दिया जाता है तो ये फ्लिप फ्लॉप आपका रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू वन, s इज इक्वल टू ज़ीरो, तो q आपका रीसेट हो जाता है। ठीक है, q रीसेट का क्या मतलब, q इज इक्वल टू वन हो जाता है और q बार इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर आपका r इज इक्वल टू ज़ीरो है और s इज इक्वल टू वन है। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं कैसे हमारा आउटपुट चेंज होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका ज़ीरो है और यहाँ पे आपका वन था, प्रीवियस स्टेट, कुछ भी आप प्रीवियस स्टेट मान सकते हैं। ठीक है, वो ऑल चेंज होके वापस से वो आपकी जो एक फाइनल स्टेबल स्टेट मिल जाती है। ठीक है, फिर आपने s इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, s इज इक्वल टू वन कर दिया है और r इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। ठीक है, अब आप फिर से सर्किट के एनालिसिस स्टार्ट कर दिए। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। ज़ीरो और वन जब भी रहता है तो आउटपुट आपका क्या हो जाता है, नॉर गेट का आउटपुट आपका ज़ीरो हो जाता है। तो ये वन हट के यहाँ पे आपका थोड़ी डिले के बाद ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये ज़ीरो यहाँ ट्रेवल होगा, ये ज़ीरो आपका यहाँ पे आ जाएगा। दोनों ज़ीरो जब नॉर गेट के इनपुट पे आ जाता है तो आपका आउटपुट यहाँ पे वन हो जाता है। ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पे आपका वन हो गया। फिर यहाँ से ये थोड़ी डिले के बाद ये ट्रेवल होके यहाँ पे आउटपुट आपका वन आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों वन और वन रहता है तो फिर आउटपुट आपका क्या ज़ीरो रहता है, तो ज़ीरो ये ऑलरेडी मेंटेन्ड है। फिर ये वाला ज़ीरो यहाँ पे चला गया, मेंटेन्ड है, तो ज़ीरो ज़ीरो पे आउटपुट आपका यहाँ पे वन आ गया है। ठीक है, तो फिर इस केस में आपका क्या हो गया कि जब आपने सेट को कर दिया है तो आपका जो इस केस में यहाँ पे आपका जो प्रीवियस केस था ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये रीसेट हो गया है ना। तो रीसेट के केस में आपका ये चीज़ q इज इक्वल टू ज़ीरो होगी और q इज इक्वल टू ज़ीरो था और q बार इज इक्वल टू वन, क्योंकि वो रीसेट हो रहा है ना। रीसेट में मतलब जो आउटपुट आपका ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, वो हमने देखा था, यहाँ पे स्टेक से गलत लिख गया। ठीक है, अब आपने सेट किया है। ठीक है, जब सेट कर देते हैं तो आपका q इज इक्वल टू वन आ जाता है। ठीक है, ये रीसेट वाला केस है और सेट केस में आपका क्या हो जाता है, q इज इक्वल टू वन आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका सेट वाले पिन पे वन आपने जब भी डाला है तो कोई भी आपका इनपुट हो, आपका जो q है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली सेट वाली कंडीशन होती है, इसमें q इज इक्वल टू वन होता है और q बार इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, तो आपकी तीन कंडीशन तो ये हो गई, सेट रीसेट। एक कंडीशन होती है वन वन। तो देखिए, जब भी आपके आउटपुट नॉर गेट के आउटपुट पे दोनों वन वन रहेगा। ठीक है, दोनों अगर वन वन हो गया तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी कोई एक भी इनपुट अगर नॉर गेट का वन हो जाता है तो आपका जो आउटपुट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये वन है, ये वन है। ठीक है, तो ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है, तो ये वाली हमने फॉरबिडन कंडीशन बोली जाती है। ये वाली कंडीशन फॉरबिडन होती है। ये फॉरबिडन क्यों रहती है, क्योंकि इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेट है, मान लीजिए आप ज़ीरो ज़ीरो आप करते हो। ठीक है, तो ज़ीरो ज़ीरो नो चेंज कंडीशन रहती है, तो दोनों ज़ीरो करने पे इसके बाद फिर से जो आपका जो आउटपुट आएगा वो इन वायर्स की डिले पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो वायर्स का डिले होता है वो डिले पे डिपेंड करेगा, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये वन वाली और इसको अनप्रेडिक्टेबल
अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन को यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ ये 3 कंडीशन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर एस लैच में मान लीजिए अगर आपका प्रीवियस इनपुट, ये जो आपका यहाँ पे क्यू दिख रहा है, ये क्या है, प्रीवियस आउटपुट आपका है, और ये आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है। ठीक है, जो इनपुट लगाने के बाद आपका, तो आपने यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन 0 0 0 से 1 से लेके 1 1। ठीक है, जब भी आप देख रहे हो कि 0 0 एस और आर में 0 0 है तो कोई चेंज नहीं होता, ये नो चेंज कंडीशन है। तो इसमें अगर 0 है तो आपका आउटपुट भी 0 मिलेगा, अगर इनपुट में अगर आपका जो क्यू पहले 1 था तो आपका बाद में भी 1 मिलेगा। ठीक है, और 0 और 1 वाली कंडीशन क्या है, रीसेट वाली कंडीशन है। तो आपका इनपुट चाहे प्रीवियस जो आउटपुट है चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है वो दोनों 0 0 मिलेगा। इसको क्लियर वाली कंडीशन या फिर रीसेट वाली कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये रीसेट हो गया है। फिर जब आपका s इज इक्वल टू 1 होता है, ये सेट वाली कंडीशन है, इसमें जो प्रीवियस आउटपुट आपका कुछ भी हो, आपका जो नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा वो सेट मिलेगा। ठीक है, ये सेट वाली कंडीशन। और 1 1 वाली जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पे फॉरबिडन कंडीशन में ट्रीट करते हैं, क्योंकि 1 1 कंडीशन यहाँ पे क्यू और क्यू बार दोनों आपका 0 हो जाता है, और इससे आउटपुट आपका नेक्स्ट आउटपुट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब अभी हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट स्टेट है आपका QT+1, QT+1 का हम एक्सप्रेशन देखते हैं कि कैसे निकल सकता है हमारा QT+1। मतलब T+1 मतलब कि अभी आपका समथिंग Q इनपुट है, Q आउटपुट आ रहा है आपका एट टाइम इंस्टेंट T, पर नेक्स्ट आउटपुट आपका क्या आएगा वो हम करते हैं। ठीक है, तो उसको ट्रूथ टेबल के थ्रू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप के मैप में बना सकते हैं S बार S और R बार, ये Q बार। Q बार मतलब का क्या है, Q का मतलब क्या है, प्रीवियस आउटपुट है। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट है। ठीक है, QN+1 का यहाँ पे मतलब है नेक्स्ट आउटपुट है, आगे जो आउटपुट आएगा नेक्स्ट आउटपुट। R बार Q बार, R बार Q, R Q और R Q बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 है, फिर 1 है, फिर 0, फिर 0, फिर 1 1, फिर ये 2 स्टेट फॉरबिडन है। ठीक है, फॉरबिडन में यहाँ पे क्या 1 भी आ सकता है 0 भी आ सकता है, इसमें भी 1 भी आउटपुट आ सकता है 0 भी आ सकता है। तो जब ये दोनों होता है तो हम इसको डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब क्रॉस होता है डोंट केयर होता है तो हम इसको ग्रुपिंग में यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, ये ग्रुप क्या हो गया, S हो गया। ठीक, प्लस फिर आपका ये क्या है, ये R बार Q, S प्लस R बार Q। ठीक है, ये आपका Q नेक्स्ट स्टेट क्या है, QT+1 आपका S प्लस R बार Q, ये एक्सप्रेशन आपका फाइनल जनरेट हुआ। ठीक है, Q आपकी क्या है, प्रीवियस आउटपुट है, और QT+1 क्या है आपका जो नेक्स्ट आपका जो इनपुट लगाने के बाद आपका क्या आउटपुट आएगा वो है। ठीक है, तो ये हमने इस लेक्चर में हमने SR लैच के बारे में समझा है।